अस्थाना जी, कल्याण जी, राकेश जी, सुभाष जी और विनोदन भाई, शशि जी और सारे अमरभद्र साहब और सारे साथी। बहुत ही अच्छी बातचीत तुम इस सत्र में, तो पहले सत्र में भी और इस सत्र में भी, इस सत्र में ज़्यादा ही अच्छा लगा। सलेम जी की बातचीत हो, राकेश जी की बातचीत हो, सुभाष जी चूँकि हमारे समय के बड़े आलोचक हैं, तो बहुत ही सुंदर बातचीत लगी। और मुझे लग रहा है कि पहले सत्र में जो बात छूट गई, थोड़ा सा उस पर भी मैं जोड़ना चाहूँगा। पहले सत्र में जो 90 साल की जो हमारी उपलब्धियाँ हैं, उस उपलब्धियों पर विस्तार से बात, खास करके नई पीढ़ी हमारी जो है, उस पीढ़ी को मालूम होना चाहिए कि जो प्रगतिशीलता है या जो वैचारिकी है प्रगतिशीलता की, उसने केवल कविता कहानी नहीं लिखी थी, उसने संस्कृति के सारे आयाम को प्रभावित किया था। 1925, अभी सुभाष जी बता रहे थे कि 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी भी स्थापित हुई थी, 1925 में RSS भी स्थापित हुआ था, और आज वो सत्ता में है, हम तो सत्ता में कहीं नहीं, केरल से भी शायद बाहर जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि जिस वैचारिकी को हम ले चले थे, वो संसदीय राजनीति के लिए उतना तो नहीं था माकूल, मान सकते हैं इस बात को, लेकिन ये ढंग से संस्कृति के बाकी डायमेंशन को हम लोगों ने प्रभावित किया, इस वैचारिकी ने प्रभावित किया, कला के जिन रूपों को जिन ढंग से प्रभावित किया, वो राजनीति से ज़्यादा बड़ी चीज़ थी। खास करके हम अगर चित्रकला के तौर को देख लें, संगीत को देख लें, फिल्मी संगीत को देख लें, शास्त्रीय संगीत को देख लें, फिल्मों को देख लें, तो अद्भुत ढंग से इस वैचारिकी ने, जिसको हम वामपंथी वैचारिकी या प्रगतिशील वैचारिकी या मार्क्सवादी वैचारिकी कर रहे हैं, उसने प्रभावित किया। बड़ी उपलब्धियां हैं उसमें। हम केवल पार्टी की राजनीति को मापदंड मानकर, एक तो आप पूरे भारतीय भाषा के क्लासिक्स, जिसको हम क्लासिक साहित्य कहते हैं, चाहे युवानंद मूर्ति का वो संस्कार हो या वो केयर हो, श्री शंकर पिल्लई की तक्सी हो, तक्सी श्री शंकर पिल्लई की किताबें हो, पूरे दक्षिण भारत के क्लासिक को और उत्तर भारत के क्लासिक को देख रहे हैं, 36 के बाद के, तो सारे के सारे जो है हमारे प्रगतिशील लेखकों के द्वारा लिखे गए। सारी रचनाएं जो आ रही हैं उसी वैचारिकी से, जिसको हम वामपंथी या आम लोगों को एक वर्ग संघर्ष की कल्पना, एक मजदूरों और किसानों को या सारे श्रमिक समाज के लोगों को एक सम्मान और एक बराबरी का दर्जा मिल सके, इस सपना के साथ जो लिखा गया, वो पूरे भारतीय भाषा के, चाहे कविता का क्षेत्र हो, मुक्ति बोध से लेकर अभी तक हम देख लें, आज भी जो कवि आ रहे हैं, नए कवि भी जो आ रहे हैं, बिहार वैभव से लेकर पराग पावन तक, सब उसी स्कूल से, अनुपम सिंह से लेकर अनुपम मिश्र तक, या हमारे यहाँ अनिल दुगुन से लेकर सारे लोग, तो उसी वैचारिकी से आ रहे हैं। ये बड़ी अद्भुत है। अगर हम केवल पोइटिकल उपलब्धियों को छोड़ दें, अब वो बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन चित्रकला में ही अगर बंगाली स्कूल में देख लें, तो अगर चित्तो प्रसाद को देख लें या जैनुल अब्दीन को देख लें, या फिर पूरा बेजाता प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट वो जो है ग्रुप बनाते हैं, मुर्तजा हुसैन, जिसमें रजा है और सूजा है, एक लंबी सूची है, जो बजाता, जो अभी तक जो राजा रवि वर्मा की जो परंपरा थी, उसको उलटने की एक आइडियोलॉजिकल, एक विद्रोह की भावना उस ग्रुप पे दिखाई पड़ती है। संगीत में तो पूरा कैफी आदमी से लेके मंजू सुल्तानपुरी से लेके सैलेन से लेके सारे लोग, बहुत लोग तो हमारे होल टाइमर लोग थे, जो मुंबई को जाके फिल्म जगत को प्रभावित कर रहे थे। और इफ्ता को जोड़ लें तो पूरे देश में जो प्रभाव पड़ा रंगभूमि पर, रंगमंच पे, और जिस ढंग से शहादतें दी लोगों, और जिस ढंग से लोक कला को हबीब तनवीर जैसे लोगों ने मंच पे लाके खड़ा कर दिया, और जिस ढंग से शास्त्रीय संगीत में कुमार गंधर्व कबीर को अगर लेकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस जो सामंती परंपरा है शास्त्रीय संगीत की, उसको उलटने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसे ही नहीं गया होगा। या TM कृष्णा अभी कर्नाटक संगीत में जिस ढंग से क्रांति, पूरे ब्राह्मणवादी संस्कृति को मंच से कैसे एक स्पेस देना है दलितों को भी या लोक संस्कृति को भी, अब वो जाके बुनकरों के उस लूम के साथ उस शास्त्रीय संगीत को, तो TM लगातार उनका जो लेखन है इस ब्राह्मणवादी शास्त्रीय परंपराओं को कैसे उलट देना है। पार रंजीत की फिल्मों को आप देख लीजिए, छोड़ दीजिए पुरानी फिल्मों को, अदुल कृष्ण वगैरह की बात हम नहीं कर रहे हैं। आज पार रंजीत जो तमिल में कर रहे हैं, वो काला हो या काबिला हो या असुरन,
अब असुरन फिल्म जो है एक दलित बस्ती के जलाए जाने पे फिल्म, माने हिंदी पट्टी हिम्मत नहीं कर सकती उस फिल्म बनाने के लिए, और कोई फिल्म फ्लॉप नहीं कर रही है। अब समझ लीजिए दक्षिण भारतीय समाज को कि सारी फिल्में जो दलितों के दमन के खिलाफ एक प्रतिकार के तौर पे मेन स्ट्रीम की फिल्म के तौर पे लाई जा रही है, वो फिल्में हिट हो रही हैं। और उनकी ये कैपेसिटी है, उनके पास प्रोड्यूसर हैं कि रजनीकांत और वो धनुष जैसे एक्टर्स को ला के फिल्में बना रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि केवल पॉलिटिकल वो छोड़ दिया जाए कि राजनीतिक रूप से हम कहाँ पहुँचे, लेकिन संस्कृति के जिस डायमेंशंस को हम लोगों ने प्रभावित किया है, केवल कविता और कहानी और उपन्यास तक सीमित नहीं है ये गतिशीलता, ये संस्कृति के सारे डायमेंशंस को, ठीक है उसके बावजूद भी जो धार्मिक राष्ट्रवाद जो है सफल हो जा रहा है, जो भारत के विभाजन के समय जो सबसे ज्यादा सांप्रदायिकता जिस समय थी। सर इतिहास, समाज शास्त्र, सामूहिक चेतना के सब रूपों को, इतिहास को भी बहुत प्रभावित किया उस पर नहीं आएंगे, उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है। वो हमको ही विरोध है कि आर्य केंद्रित और वैदिक केंद्रित हम प्राचीन भारत क्यों पढ़ रहे हैं, जिसकी आबादी ही 1% नहीं थी, उस पर केंद्रित क्यों किए हुए हैं प्राचीन भारत के इतिहास को। और ये मान लीजिए कि ब्रिटिश इतिहासकारों को आर्य रेस के साथ कोई लगाव था, हमारे लेफ्टिस्ट इतिहासकारों को लगाव क्यों था? तो छोड़ दीजिए उस बात को कि 1872 की जनगणना में देवप्रसाद चट्टोपाध्याय उसका विश्लेषण कर रहे हैं कि मात्र 10% लोग उस समय आर्यन रूट्स के लोग हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय, 1872 में। और जिस बंगाल में हम लोग रह रहे हैं, बंगाल का हिस्सा मान बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, 5% आर्यन रूट्स के लोग थे। तो जिस समय हम कह रहे हैं कि वो ऋग्वैदिक कालीन भारत और उत्तर वैदिक कालीन भारत, उसमें आर्य रूट्स के लोगों की जनसंख्या ही कितनी थी? तो क्यों नहीं द्रविड़ और मुंडारी बोलने वाले लोगों की का इतिहास लिखा गया? संगम साहित्य की बात हम क्यों नहीं करते? इसलिए वो सब डिस्टर्ब मत कीजिए। जो चीजें नहीं है सो नहीं है, जो गलत है सो गलत है, लेकिन जो हमारी उपलब्धि है वो अद्भुत है और लगातार है। क्योंकि टी.एम. कृष्णा कोई बुजुर्ग साहित्य वो संगीतकार नहीं है, ना पारंजित कोई पारंजित तो अभी बिरसा पर फिल्म बनाने के लिए भी अच्छी आए थे। तो एक बड़ी उपलब्धि है ये। और उत्पल दत्त ने और बादल सरकार ने, बलराज साहनी ने, शंभू मित्रा ने जो कुछ दिया, थोड़े भी भूल सकता है, न रंगमंच भूल सकता है, न फिल्म की दुनिया भूल सकती है। और कुछ जॉर्गन्स में हम लोग चलिए है क्या कि जब अंधेरे में लिखा जा रहा है, या जब फैज अहमद फैज कह रहे हैं ये दाग उजाला, तो ये जो डेमोक्रेसी हमको मिली, कोई सोशलिस्ट डेमोक्रेसी तो हमको मिली नहीं थी। मुंबई प्लान का एक्सटेंशन ही था मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां बिरला और उनके लोग बैठ के तय कर रहे थे कि देशी पूंजी की एंगल से क्या जाएगी और पब्लिक सेक्टर में क्या जाएगा, उसके हिसाब से मिश्रित। आखिर मतलब अगर हम देखें और महाश्वेता देवी को ही अगर देखें तो मान के चल रही हैं अपने उपन्यासों में, अपने लेखों में भी, कि लोकतंत्र जनतंत्र जिसको हम कहते हैं वो हमारे यहाँ आया ही नहीं। वो मान के चल रही हैं कि जो जमींदार और गुंडे जो हैं और उनका ये लोकतंत्र के साथ जो जुड़ाव है, वो तो मान के चल रहा है जमींदार के हमारा एक्सटेंशन है ये लोकतंत्र। आप अग्निगर्भ देख लीजिए, छोटी मुंडास का तीर देख लीजिए, अग्निगर्भ खास करके जहाँ भूमिहीन कृषि मजदूरों की लड़ाई बसाई टू लड़ रहा है, वहाँ तो बड़ी जबरदस्त ढंग से इस बात को बोलती हैं। कैसे वो इमरजेंसी के दिनों में युवा लीग और इमरजेंसी के बाद वही सारे लोग जो कल तक उनके साथ खड़े थे, वो आपातकाल खत्म होने के बाद जो CPM का लीडर है उस इलाके का, वो वहाँ के सबसे बड़े साहूकार और जमींदार की जीप में बैठ के आ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं तो वो, और उसको हम व्यवहार के तौर पे भी देखें तो ये लागू नहीं, जिस जनतंत्र का सपना देख के चले थे वो सबसे ग्रास के लोगों तक पहुंच गया, वो हुआ ही नहीं। अब उसका 2-3 उदाहरण देख के आपको हम बताते हैं, समझ में आएगी बात कि ये जो पहला जो जेनोसाइड हुआ आदिवासियों का, वो था चंद्वार पसपुर 1971 में। धमदाहा उस समय ब्लॉक था दुल्ला टुडू के नेतृत्व में। तो जिंदा संथालों को मार के, चूंकि बटाईदारी की बात वो कर रहे थे और दिन में उजाले में मारा गया, पहला इस आजाद देश का नरसंहार हुआ था। और लक्ष्मी नारायण सुधांशु विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, कांग्रेस के भी अध्यक्ष हुआ करते थे पहले। उनके भगना के द्वारा एक दिन पहले उन्होंने बैठक की थी वहाँ, उसके बाद ही ये जेनोसाइड हुआ था।
सजा आपको क्या मिली? कर्पूरी ठाकुर मंत्री दिल्ली विपक्ष के नेता थे और किस्कू साहब पृथ्वीचंद किस्कू गए थे सांसद के तौर पे, वहाँ उन्होंने रिपोर्ट की थी कि कितना लोग मारे गए। तो उनको लक्ष्मण सुधांशु जी, चूंकि उनको हाउस अरेस्ट किया गया था, 14 लोगों की हत्या के आरोप में हाउस अरेस्ट किया गया। आज ही 1984 में भोपाल गैस कांड 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, 1 लाख से ज्यादा लोग क्षतिग्रस्त हुए थे। हम लोग क्या किए थे? माननीय टेंगरसन को जमानत दिलवा के और चार्टर्ड विमान पे बैठा के कलेक्टर और एसपी देश से बाहर भेज दिया। मतलब अगर आपने 14 लोगों को मारा है तो हाउस अरेस्ट, 20,000 लोगों को मारा है तो आपको चार्टर्ड विमान में बैठा के बाहर हम लोग भेज देते। आपको कलिंग नगर हत्याकांड 2006 को याद कर लीजिए, बहुत निपुण सब जानते हैं क्या हुआ और क्या नहीं, छोड़ दीजिए। उसके बाद आइए रांची में, ये 93 की घटना है। एक बड़े डॉक्टर के यहाँ चंदा मारने गया लोग, आंसू वाला लोग, बदतमीजी किया, क्या किया नहीं मालूम है, लेकिन उसके बॉडीगार्ड ने लोग बाहर आके बैठ गया था अपनी गाड़ी में, खींच के ले गया, गोली मार दिया। उसमें जो है वो सुदर्शन भगत वहीं मर गया गोली खाने से, तनु किशोर भगत और गोदरा। और दूसरे दिन अखबारों में आया कि ये लोग जो है वो एक राष्ट्रीय स्तर के डॉक्टर को शहर से भगाने के चक्कर में फलाना देखा था। प्राथमिकी इन्हीं लोगों के खिलाफ दर्ज हुई, जिन्होंने को गोली लगी उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई, और 12-14 साल के 18 साल के बाद गिरफ्तारी भी हुई जो लोग बच गए। तो अगर महाश्वेता कह रही हैं कि ये गुंडा और जमींदारी का एक्सटेंशन इस डेमोक्रेसी है ये, तो ये कोई गलत नहीं कर रही है। क्योंकि हम मिडिल क्लास के लोग हैं और हमको बहुत सारी सुरक्षाएं प्राप्त हैं, तो हमको नहीं पता लगता है कि ग्रासरूट पे क्या हो रहा है। और अगर हम देखें कि ये किताबें जिन पर हम बात कर रहे थे बहुत खतरे हैं, तो किताबें प्रतिबंधित आप यहाँ हो रही हैं, वो हमेशा होती रहती हैं। द सेनेटिक वर्सेज हो रहा है 1988 में, एन एरिया ऑफ डार्कनेस 1964 में, नेहरू पोलिटिकल बायोग्राफी 1975 में, स्मैश एंड ए ब्रेव वो हो रहा है 1984 में, धीरू अंबानी पर लिखी गई पुस्तक द पोलिस्टर प्रिंस प्रतिबंधित हो गई, सोनिया गांधी पर लिखी पुस्तक द रेड साड़ी फेम लाइफ इन प्राइस ऑफ पावर वो प्रतिबंधित हो गई, और मजरूर सुल्तानपुरी को 2 साल जेल काटना पड़ा नेहरू जी के खिलाफ कविता लिखने की। तो सत्ता का चरित्र हमेशा वही है। और जिस फांसीवाद की सबसे बढ़िया बात अयाज अहमद ने कही है, जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो उन्होंने कई लेख लिखे, और उनका कहना था कि हम जो आरएसएस के ऊपर उंगली उठा के और अपना बच जाते हैं कि हम लोग मतलब बहुत पवित्र लोग हैं। जो फांसीवाद है एक खास संगठन के द्वारा लाया गया है, ये बहुत ही गलत। उनका कहना था कि जो समाज हजारों साल से एक बड़े समुदाय पे, दलितों पे हिंसात्मक कार्रवाइयां करता रहा है, और कोई फर्क नहीं पड़ता है पूरे समाज को, कोई फर्क नहीं पड़ता ये कितने मारे गए, कहाँ क्या हुआ, कितने रेप हुए, कहाँ से घोड़े से उतार दिया गया, लगातार 1000 साल से आप देख लीजिए तो दलितों के खिलाफ हिंसा का एक अनवरत एक लहर है, और बहुत समाज को फर्क नहीं पड़ता। आदिवासियों की जमीनें कहाँ हटा दी जाएंगी, कहाँ से विस्थापित कर दिए जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता मिडिल क्लास को। छोड़ दीजिए हमारे घरों में स्त्रियों को हमारे घर में डेमोक्रेसी नहीं है भाई। अब दुनिया में जनतंत्र खोज रहे हैं, हमारे घर में डेमोक्रेसी है। हम किसी भी निर्णय पर हम अपने बच्चों को और अपनी पत्नी के साथ बैठा के निर्णय लेते हैं क्या? और वाचिक हिंसा से लेकर फिजिकल हिंसा तक अगर स्त्रियों के साथ हो रहा है, पड़ोसी भी नहीं बोलने आता है कि अरे पति पत्नी का मामला है इसमें। तो जहां स्त्रियों के खिलाफ लगातार हिंसा हो रही हो, दलितों के खिलाफ लगातार हिंसा हो रही हो, आदिवासियों के खिलाफ लगातार हिंसा हो रही हो, और हमको फर्क नहीं पड़ता है, वही ताकतें अगर अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा कर रही है, तो क्या फर्क पड़ जा रहा है? कहाँ का फांसीवाद? तो याद हम कहते हैं कि हर देश अपने हिसाब के फांसीवाद के लायक होता है। तो हम हैं लायक, क्योंकि हम बेसिकली फांसीवादी हैं, हम डेमोक्रेटिक है ही नहीं है, हम दूसरों में खाली जनतंत्र खोजते रहते हैं। तो ये चीजें हैं, और दिक्कत ये है कि पूंजीवाद के जिस रूप से अभी हम परिचित हैं, जितने विविध रूपों से हम परिचित हैं, आज के दिन हम उसके साथ मुकाबिल कर रहे हैं, वो कभी था ही नहीं। माने
औद्योगिक पूंजीवाद था, कार्ल मार्क्स के समय अभी आया था, उसके खिलाफ उन्होंने लिखा और बहुत वैज्ञानिक चिंतन था। उसके पहले कोई श्रम और श्रम के मुनाफे से पूंजी का निर्माण और गरीबों के बारे में, श्रमिकों को, ऐसा वैज्ञानिक चिंतन तो आज तक नहीं आया। तो बेसिक तो वही रहेगा कि बेस और सुपर स्ट्रक्चर क्या है, जो बात कह रहे थे राकेश। लेकिन उसके बाद वित्तीय पूंजीवाद वहां तक समझ में आ रही है बात, उपभोक्तावादी पूंजीवाद भी बात समझ में आ रही है। लेकिन जो डाटा पूंजीवाद आया, सर्विलेंस कैपिटलिज्म जो आया है, नार्को कैपिटलिज्म जो आया है, अब सर सोचिए, अभी मैं जो चर्चा कर रहा था कि एक संस्था है पैलेंट्रिक, ये 9/11 के बाद अमेरिका ने एक संस्था IT की बनाई कि वो डाटा कलेक्ट करके, मतलब एक सर्विलेंस लोगों पर रहे कि क्या देश ही सब कुछ है। राष्ट्र राज्य जिसको हम कह रहे हैं, तो यूरोप ने राष्ट्र राज्य को वायलेंस के आधार पर, हमेशा वहां जब भी एक नेशन स्टेट होगा तो एक अदर होगा उसके लिए। अगर नेशन स्टेट में आपकी आस्था है तो नेशन स्टेट की जड़ में एक अदरनेस की चीजें हैं, कोई ना कोई अन्य होगा जिसके खिलाफ वो लगातार हिंसा की बात करता रहेगा। कभी नक्सल होंगे, कभी अल्पसंख्यक होंगे, कभी कोई और होगा। तो वो उसने, उसका जो एलेक्स कार्प है, उसने किताब लिखी है द टेक्नोलॉजिकल रिपब्लिक, और उसने एक 22 पॉइंट का एक थ्योरी दिया है जियोपॉलिटिक्स को, आगे भविष्य में कैसे जियोपॉलिटिक्स कंट्रोल होगा उसकी बात कर रहा है। मैं इस वैश्विक परिदृश्य पे आ रहा हूँ। वो कह रहा है कि अब जो न्यूक्लियर पावर है अब वो सेंटर में नहीं रहेगा। तो कोल्ड वार हम लोग न्यूक्लियर पावर के आधार पे तय कर रहे थे, बोले कि नहीं, अब AI और डाटा तय करेगी कि कौन इस विश्व पे कब्जा करेगा, इस विश्व में हेजेमनी कैसे कायम होगी वेस्टर्न कंट्रीज की और अमेरिका की, कि हम AI और डाटा कैपिटलिज्म पे, उस पर हम कंट्रोल करें। और सिलिकॉन वैली के लोगों को कह रहा है कि तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ यही नहीं है कि तुम अपना काम करो, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि रक्षा उत्पादों पर अपना ध्यान दो, क्योंकि सारे ड्रोन से लेके सारी चीजें, ड्रोन वगैरह सारी चीजें जो हैं, मिसाइल्स वगैरह सब AI पे निर्भर हो रही, चिप्स पे निर्भर हो रही। पूरा विश्व के युद्ध का नक्शा बदलने वाला है। और डाटा मैंने बहुत अद्भुत है भैया वो, कि आप यहाँ तो श्रमिक और वो उपभोक्ता का वो रेखा ही मिटा दिया। आप इतना स्क्रॉल कर रहे हैं मोबाइल पे, जहां जहां जा रहे हैं, क्या लाइक कर रहे हैं, क्या डिसलाइक कर रहे हैं, क्या चीज पढ़ रहे हैं, किसको छोड़ रहे हैं, आपके ही आंकड़े से वो तय कर रहा है कि आप क्या खरीदेंगे और क्या पढ़ेंगे और क्या पहनेंगे और क्या खाएंगे। मैंने आप श्रमिक भी आप ही हैं और उपभोक्ता भी आप ही हैं। तो बेस और सुपर स्ट्रक्चर को चेंज करें कि आप ही को श्रमिक बना रहा है, आपको मालूम भी नहीं कि आप श्रमिक हैं उसके लिए। और पूरी दुनिया का डाटा कलेक्ट करके आपके हिसाब से कि आप जो पसंद कीजिएगा, देखिए कि मोबाइल पे, स्मार्टफोन में वही चीजें बार बार आएंगी। तो पूरी चीजें मैंने बेस और सुपर स्ट्रक्चर, अब पूंजी की जरूरत ही नहीं है, तो आपकी इच्छा ही उसके लिए पूंजी का काम कर रही है। कल तक कैपिटल, जो कंज्यूमर कैपिटलिज्म जो था, वो आपको इंसान से उपभोक्ता बना रहा था, और ये जो है आपको श्रमिक भी बना रहा है, कंज्यूमर भी बना रहा है। और इस डाटा के आधार पे जो पावर है मेटा के पास, गूगल के पास और फेसबुक के पास, ये ढंग से माने हम कोई भी, अब जो 1984 में कह रहा है लोग, जॉर्ज ऑरवेल कह रहे हैं कि बिग ब्रदर इज वाचिंग, उस वाचिंग के तो आपको सुन बंद भी किए हुए हैं। अगर आपस में बातचीत कर रहे हैं किसी वस्तु के बारे में या कोई इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, खोलिएगा तो वही चीजें उसमें दिखाई पड़ेंगी। तो इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि लगातार आप सर्विलेंस पे हैं। तो सरकार की मतलब महानता है कि आपको रोज गिरफ्तार नहीं कर पा रहा, गरिया के भी आप चल दे रहे हैं, लेकिन आपको गिरफ्तार, सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है। भले आप बोलो कि मोबाइल बंद है। तो ये जो सर्विलेंस कैपिटलिज्म है, ये जो डाटा कैपिटलिज्म है, एनार्को कैपिटलिज्म। अब 23 में हमारा सचिव कह रहा है कि जैसे गरीबी दूर होती है, तो हम लोग यहाँ एनार्को कैपिटलिज्म, माने पुलिसिंग को भी निजी हाथों में, वो भी क्यों, मतलब वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी, वेलफेयर स्टेट नाम की कोई चीज तो खत्म ही हो गई, 80 में ही खत्म हो गई। जितना ये बात कही जा रही थी कि जो पहचान की जो राजनीति है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, वो सब इसलिए हुई है कि वो जो उदारवादी लोकतंत्र था, जिसने वादा किया था सबके लिए रोटी है, सबके पानी और सबके लिए दवा और सबके लिए घर, वो असफल हो गया। उसके पास सिर्फ बचा हुआ है कि आप आइडेंटिटी के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के नाम पर, भाषा के आधार पर आप चीजों को फैलाइए और चुनाव जीत के आइए। बजाता ये वहां दार्शनिकों ने बैठ के अमेरिका में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की
सूत्रपात किया कि कैसे आगे भविष्य की राजनीति, वही बैठ के दार्शनिक लोग तय कर रहा है कि आगे की जो जियो पॉलिटिक्स होगी वो डाटा और एआई के बल पे होगी। और फिर कह रहा है कि समानता नाम की कोई चीज नहीं होती। वो फिर कह रहा है कि कोई संस्कृति कोई सबकी बपोती नहीं हुई, हम श्रेष्ठ संस्कृति के लोग हैं, हम वर्चस्व कायम करेंगे। वो 22 पॉइंट में खुल के इस बात को कह रहा है। कह रहा ग्लोबल नाम की कोई चीज, ग्लोबलाइजेशन खत्म हो गया, फिर से राष्ट्र अमेरिका फर्स्ट की बात वो फिर से कह रहा है। तो जो चीजें शुरू हुई थी ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ फिर से लौट के जा रही हैं वो नेशन स्टेट की ओर, और वही लोग नेतृत्व कर रहा है जो ग्लोबल इकोनॉमी की बात कर रहा था। तो विश्व परिदृश्य इतना बदल गया है, बेस और सुपर स्ट्रक्चर की चीजें इतनी बदल गई हैं कि इसको बिना समझे हुए और एक पॉपुलर नैरेटिव पे मैं तो कहता रहा हूं कि गिरफ्तारियां जो हैं, अब मैं पढ़ दूंगा कि इमरजेंसी की तरह 1084 की मां के एक बार आप देख लीजिए, अफसरीनाथ रेड्डी की कहानी काली पढ़ लीजिए। तो सत्ता का चरित्र हमेशा ही ऐसा रहा है। ये है कि एंटी पॉलिटिक्स ने उसको धर्म आधारित करके ज्यादा बर्बर और ज्यादा आक्रमण पर हमारे दरवाजे पे लाकर खड़ा कर दिया है। तो कारण ये भी कि सूचना हमारे पास हर पल पल की है। तो जिम्मेदारी हमारी ये है कि जो बदला हुआ परिदृश्य है, यथार्थ का जो बदला हुआ रूप है, उस रूप से हम सुपरिचित हों, और हमारी जो ताकत है केवल वहाँ गद्दी पे बैठ जाने से कोई चीजें, वो तो कहते हैं कि हम लोग ने सेक्युलरिज्म, आजाद अहमद कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पे, सेक्युलरिज्म के नाम पे हमने जातिवादी राजनीति को सपोर्ट किया, हमने भ्रष्ट राजनीति को सपोर्ट किया, ऐसे ऐसे लोगों को गद्दी पर बैठाने में सहयोग किया कि जिनकी जातिवादी चरित्र और भ्रष्टाचार से किसी को कोई, मैंने सब कोई जान रहा था, लेकिन हम लोगों ने सेक्युलरिज्म के नाम पर उनको सत्ता में बैठाया। सेक्युलरिज्म को हम लोगों ने डाइल्यूट किया इस प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में। तो पूरी राजनीति को छोड़ भी थे हम, कितनी असफल हुई, लेकिन जो संस्कृति और साहित्य और कला और संगीत और फिल्मों में जो हमारी उपलब्धियां हैं और जो चुनौती अभी है, उस चुनौती का जवाब सिर्फ हमारे पास है। जवाब मार्क्सवाद के उस वैज्ञानिक सिद्धांत पे है, जवाब उस बेस और वो सुपर स्ट्रक्चर को समझने पे है। समाज जब ग्रामसी कह रहे हैं कि एंटी हेजेमनी को कायम करनी होगी, उसमें है। इन सारी चीजों को समझते हुए और हमारी उपलब्धियों पर गर्व करते हुए ये समय है कि हम उस दिशा में लिखें। थैंक यू।